वन तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सीडीपी के कई ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 2018, 19 और 16 के। अभी हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक सेशन आपका हुआ है 15 क्वेश्चन का 2018 के पेपर का। तो अगर आपकी लैंग्वेज ऑन हिंदी है तो वो लैंग्वेज ऑन हिंदी का पेपर था। ये लैंग्वेज 2 अगर आपने हिंदी सेलेक्ट की है तो ये आपका पेपर है 2018 का ही। हिंदी पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम ही आती है, बस अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो एक पोएम आती है, और अगर लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करते हैं हिंदी तो दोनों पैराग्राफ होते हैं। तो आगे अगर लैंग्वेज ऑन लैंग्वेज 2 हिंदी है तो आप इसे देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे ऑप्शन ए सुंदर अक्षरों में लिख सकें, ऑप्शन बी छोटी कहानी लिख सकें, ऑप्शन सी विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, ऑप्शन डी मानक वर्तनी में लिख सकें। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सेशन को बीच में रोककर आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपका तुरंत आप एसेस कर सकते हैं कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। और पेडागोजी के क्वेश्चन जो होते हैं वो तो ज़्यादातर आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, फैक्ट नहीं होते हैं इसमें ज़्यादा। तो आप आंसर ज़रूर अपने बताइएगा कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो सिर्फ ये उद्देश्य हो कि वो सुंदर अक्षरों में लिख सकें, या एक मानक वर्तनी हो उसमें लिख सकें, या छोटी कहानी लिख सकें। तो सबसे सही ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 2, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे ऑप्शन ए अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, ऑप्शन बी व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, ऑप्शन सी कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, ऑप्शन डी कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है आपका हिंदी लैंग्वेज अगर बच्चे सीख रहे हैं तो उनका वोकैब डेवलप हो, व्याकरण के नियम उनको याद हों अच्छी से, या शब्दशः वो लिख सके। अगर आपने उनको कोई स्टोरी सुनाई या उनकी बुक में कोई पोएम लिखी है, कोई स्टोरी लिखी है, कुछ भी लिखा है, तो वो एज इट इज़ एक भी वर्ड उनका इधर उधर ना हो, बिल्कुल वैसे वो लिख सकें। एलिमिनेट करिए आप ऑप्शंस को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कही या लिखी गई बात को वो आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, ना कि उनका वोकैब डेवलप हो रहा है या वो ग्रामर के नियमों को याद कर पा रहे हैं, व्याकरण के नियम उनको याद हैं कि क्या मतलब संज्ञा कैसे किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें उनको एकदम रटी हुई हैं बिल्कुल, लेकिन वो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, वो आलोचनात्मक दृष्टि से कुछ समझ ही नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ उनको रटा हुआ है जो कुछ भी है, या कुछ भी स्टोरी या पोएम उनकी बुक में दी गई है या आपने उनको कुछ सुनाए तो वो एज इट इज़ वर्ड एकदम सेम हो, ऐसे वो लिख दें। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राइमरी लेवल पर आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बल आप किस पर देंगे? कौन सा ऐसा बिंदु होगा जो आपको जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ऑप्शन बी हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, ऑप्शन सी हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, और ऑप्शन डी हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर आप ध्यान दे रहे हैं कि जो उसकी मानक वर्तनी सिर्फ उसका प्रयोग किया जा रहा है, और मुहावरे और लोकोक्तियों पर बल दे रहे हैं, या विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं पर जोर दे रहे हैं? ऑप्शन सी आपका इसमें भी सही हो जाएगा, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। यानी आंचलिकता मतलब क्या हो गया कि क्षेत्र विशेष से जुड़ाव कैसा है,
कोई भी शब्द अगर आप उनको मानक हिंदी में बता रहे हैं तो उसको उनके क्षेत्र विशेष में क्या कहा जा रहा है आप उससे भी जोड़ कर बताएंगे, या उनकी बोली कैसे है, उनकी क्षेत्र विशेष की बोली कैसे है। जैसे आप देखेंगे पूर्वांचल साइड की बोली अलग है, और फिर आप बाराबंकी लखनऊ साइड जाते हैं, उन्नाव साइड जाते हैं, तो इन सब की बोली में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो आप उनको जोड़ के बताएंगे, जब उनकी अपनी जो मदर टंग है उससे जोड़ के जब उनको कोई चीज़ बताएंगे तो उनको वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा, वो उनको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, मतलब वो लर्निंग उनकी इफ़ेक्टिव होगी और वो समझ पाएंगे अच्छे से कि अच्छा मेरी भाषा में मेरी लैंग्वेज में इनको इस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ये कहते हैं और हिंदी भाषा में इसको ये कहते हैं। तो आप किस पर जोड़ देंगे? हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर आपका जोर रहेगा, ना कि मानक वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियों और वाक्य संरचनाओं पर। अब आप देखिए आपने 3 क्वेश्चन किए, तीनों में से कहीं भी आपको फैक्ट की ज़रूरत अभी पड़ी नहीं है। आपका अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप कैसे समझ पा रहे हैं, पेडागॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपको सीटेड में अच्छे स्कोर गेन करने हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एज अ टीचर आप सोच पाएँ, अपने आप को एक क्लासरूम में रख के आप सोच पाएँ। एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसे ही सोचना है कि आप एक टीचर हैं और आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे। सिर्फ फैक्ट रट के जाएंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट पूछे नहीं जाते हैं इसमें। ये पेपर का नेचर ही ऐसा है कि इसमें आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और पेडागॉजिकल जितने भी क्वेश्चन है पेडागॉजी के वो आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन 4, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी डायरी और ऑप्शन डी निबंध। अब आप सोचिए कि अगर आप फर्स्ट क्लास में होते तो क्या आपको सबसे अच्छे से समझ में आएगा? डायरी समझ में आएगी कोई, या कोई निबंध लिखा गया है बहुत मतलब ऐसे बहुत ही मानक शब्द यूज़ किए, मतलब उसमें उपयोग किए गए हैं, या कोई नाटक है या कहानी है। तो आपको पता है कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मतलब जब वो स्कूल नहीं जा रहे होते, नर्सरी क्लास में भी वो नहीं होते, उसके पहले से ही वो अपने घर पे कहानी सुनना शुरू कर देते हैं, अपनी दादी से, मम्मी से, चाची से, सबसे वो कहीं ना कहीं कहानियाँ सुनते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा उनके लिए इफ़ेक्टिव क्या होगा? कहानी होगी। तो क्या होगा, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की अगर पाठ्य पुस्तक है तो आप सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? कहानी को देंगे। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कहानी से उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन 5 देखिएगा, पढ़ने का प्रारंभ आपको फिल करना है से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वाक्य और ऑप्शन डी आपका अर्थ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका सही हो जाएगा अर्थ। पढ़ने का प्रारंभ कैसा हो कि वो उस निहित अर्थ को समझ पाएं और किसी उद्देश्य के लिए वो पढ़ रहे हों। क्वेश्चन 6 देखिएगा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन करके एक टॉपिक है आपका, जब आप पेडागॉजी पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो भाषा अर्जन है ये एक सहज प्रक्रिया है, और इसमें क्या होता है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात कर लेते हैं, इनको नियम बनाना सिखाया नहीं जाता, ये लर्न नहीं करते हैं लैंग्वेज को, वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा कि बच्चे नियमों को मतलब बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। नहीं पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, नहीं तो कई सारे क्वेश्चन आपके आते हुए गलत हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है टाइम मैनेज करने का, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, तो आप क्या करते हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, आपको लगेगा कि अच्छा इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो जब आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि इसमें पूछा तो नहीं गया है, आपने ऑप्शन नहीं देखा, यह एक सहज प्रक्रिया है और हाँ भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सही है, ये एक सहज प्रक्रिया है, आपने ऑप्शन ए फिल कर दिया तो आपका 1 नंबर चला गया। तो इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, और टाइम मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करके देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है।
कोई एक सेक्शन उठाइए, जैसे आप आज हिंदी पेडागोजी सॉल्व कर लिए, फिर आपने सीडीपी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आप उसमें देखिए आपको टाइम कितना लग रहा है। तो इससे क्या होगा, आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई तरीका नहीं है टाइम मैनेज करने का। अगर आप ये सोचें कि यहाँ सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आनी है। और क्या होगा, आप क्वेश्चन आपको आता रहेगा, आपके छूट जाएंगे क्वेश्चन। तो इसलिए आपको अभी से टाइम मैनेज करने पे ज़रूर ध्यान देना है। अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास, तो बिल्कुल एकदम सीरियस होकर पढ़ना है। क्वेश्चन 7, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान, ऑप्शन बी शब्द ज्ञान, ऑप्शन सी वाक्य संरचना और ऑप्शन डी अर्थ की अभिव्यक्ति। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है कि लिखने सीखने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? सिर्फ उनको अक्षर ज्ञान हो, उनको शब्द का ज्ञान हो, या उनको वाक्य बनाना आ रहा हो, वाक्य संरचना का ज्ञान हो? तो लिखना सीखने में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि वो जो सोच रहे हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हमारे अंदर के भाव होते हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए हम शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो भी वो सोच रहे हैं वो अपने भाव को अभिव्यक्त कर पाएँ, वो उस अर्थ को अभिव्यक्त कर पाएँ। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही है कि वो क्या करें, अर्थ अभिव्यक्त कर पाएँ, अर्थ समझ पाएँ वो। ठीक, किसी भी भाव को बताने के लिए वो कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं ये उनको आता हो, उनके पास ऐसा शब्द हो, मतलब ऐसे शब्द भंडार हो जिससे वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाएँ। ना कि अक्षर ज्ञान हो या शब्द ज्ञान हो या वाक्य संरचना हो, इम्पॉर्टेंट सारे हैं। अब यही देखिए, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। ऐसा होगा कि आपको कई सारे ऑप्शन सही लगेंगे। पेडागोजी का ये एक कह सकते हैं आपकी पेडागोजी के क्वेश्चंस की विशेषता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लगेंगे उसमें, क्योंकि सही होते भी हैं ऑप्शन, लेकिन क्या होता है आपको सबसे बेस्ट चूज़ करना होता है जो सबसे सटीक हो। तो इसमें शब्द ज्ञान भी होना चाहिए। जब तक लिखना सीखने में जब तक आपके पास शब्द ही नहीं होंगे आप क्या लिखेंगे। अक्षर का ज्ञान भी होना चाहिए, वाक्य संरचना का ज्ञान होना चाहिए, वाक्य आप कैसे बना रहे हैं अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे लिखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप अर्थ को अभिव्यक्त कर पाएँ। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, वाइगॉत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन सी व्यवहार सांस्कृतिक और ऑप्शन डी संज्ञानवादी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपने वाइगॉत्स्की की थियरी पढ़ी है मुझसे, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है। और ये जानिए कि ये तीनों थियरी इतनी इम्पॉर्टेंट है, हर साल आपकी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 6 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको छोड़ के नहीं जाना है, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो। और ऐसा भी नहीं कि उसमें बहुत लॉन्ग मैंने बनाया है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने उसमें ऐड किया है। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको एज इट इज़ स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए या अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए जो भी आपने बनाया हो, और उसको रिवीजन करते रहिए, आप रिवाइज करते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो तीनों थियरीज मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इसमें, समाज सांस्कृतिक। इन्होंने 3 चीज़ों को इम्पॉर्टेंट माना, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। लैंग्वेज को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी, कल्चर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी और सोसाइटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी से इंटरेक्शन करने के बाद होता है। जब वो सोसाइटी से इंटरेक्शन करता है उसके बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वो आइसोलेट होके अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, उसको डेवलपमेंट के लिए इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। सोसाइटी से वो इंटरेक्शन करके ही सीखता है। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 9, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? एक बहुभाषिक कक्षा है, उसमें बच्चों की जो घर की भाषा है, उनकी जो मदर टंग है, उसको स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन ए हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, ऑप्शन बी हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, ऑप्शन ए अपनी भाषा में कहो, ऑप्शन बी लिखो, ऑप्शन सी हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो और ऑप्शन डी अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। एक आपकी क्लासरूम जो है उसमें
बहुभाषी कक्षा है वो, मतलब उसमें बच्चों की मदर टंग अलग अलग है। तो कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा कि हिंदी भाषा के कोई शब्द हैं आप उसको अपनी भाषा में कह रहे हैं, या हिंदी भाषा के शब्द को आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, या हिंदी भाषा में सुनी गई कहानी को आप अपनी भाषा में कह रहे हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन जो है उसमें ये है कि आप अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाइए। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 10, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए, झूरी के कितने बैल थे। ऑप्शन बी, झूरी के बैलों के नाम बताइए। ऑप्शन सी, गया कैसा व्यक्ति था। ऑप्शन डी, हीरा समझदार था या मोती, और क्यों? सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा प्रश्न होगा इसमें, क्या लग रहा है आपको? तो झूरी के कितने बैल थे, आपको 1 वर्ड आंसर मिलेगा, जितने भी बैल रहे होंगे। झूरी के बैलों के नाम बताइए, जो नाम होंगे वो। गया कैसा व्यक्ति था। अब जो ये चौथा आपको दिया गया ऑप्शन, इसमें क्या है, हीरा समझदार था या मोती। तो इसमें पहले बताएंगे कि कौन समझदार था और क्यों समझदार था। तो पूरा बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि हीरा या मोती में से सबसे ज़्यादा समझदार कौन था और क्यों समझदार था, उसके जो भी रीज़न होंगे उनको बताएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। ऑप्शन बी, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। ऑप्शन सी, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन डी, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन आप लाइक कर दीजिएगा, और जो भी सजेशंस हो आपको कमेंट कर दीजिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं ये भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो भाषा आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों के आप व्याकरण के ज्ञान को जान रहे हैं, या उनके वोकैब को आप असेस कर रहे हैं, या भाषा प्रयोग में क्या क्या त्रुटियां हैं ये असेस कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपका क्या होगा? हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि प्रभावी भाषा प्रयोग में आप बच्चों की मदद कर रहे हैं। यानी पहले आपने उनको असेस किया, उसके बाद आप बच्चे की मदद कर रहे हैं कि वो प्रभावी भाषा प्रयोग कैसे कर पाए, विभिन्न संदर्भ में वो अपनी भाषा को अच्छे से प्रयोग करने में समर्थ हो सके। ऐसा ना हो कि बच्चा अटक जाए, कोई भाव अभिव्यक्त करने के लिए वो उस लैंग्वेज के शब्द ना यूज़ कर पाए। तो आप क्या करेंगे कि प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, ये भाषा आकलन का मुख्य उद्देश्य होगा। क्वेश्चन 12, तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि उसे पढ़ना नहीं आता है या उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। कभी कभी आपने भी देखा होगा कोई स्टोरी या कुछ आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा होता है कि वर्ड्स आपसे रिपीट होते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप अर्थ खोज रहे हैं, उसका उस शब्द का अर्थ खोज रहे हैं, इसलिए आप उसको कभी ऐसे मतलब कभी कभार ऐसे हो जाता है कि आप मतलब कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली वो शब्द रिपीट हो जाता है। तो ये क्या होगा, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसको मतलब उसको लगता है कि अच्छा ये कोई ऐसा शब्द है जो इसका अर्थ क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि उसे पढ़ना नहीं आता है या उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। क्वेश्चन 13, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति और भाषा का परिवेश। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है, महत्वपूर्ण सारे हैं लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? देखिए,
भाषा का आकलन तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप भाषा का आकलन करेंगे उसके बाद आप उनकी मदद करेंगे कि वो एक प्रभावी भाषा प्रयोग करने में समर्थ हो पाएँ। या भाषा शिक्षण की पद्धति भी बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बोरिंग हो जाए क्लासरूम, उनको कुछ समझ में ही ना रहा हो, सिर्फ उनको मानक लैंग्वेज का ही प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, जिससे क्या होगा, वो सहज महसूस नहीं करेंगे उस क्लासरूम में। या भाषा का परिवेश तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसा उनका एनवायरनमेंट दिया जाएगा उतनी ही अच्छी से उनकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होगी। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 14, भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की, फिर आपको फिल करना है, को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को, फिर आपको फिल करना है, की दृष्टि से देखें। ऑप्शन ए जटिलताओं साहित्यिक, ऑप्शन बी विषमताओं सराहना, ऑप्शन सी विविधता सराहना और ऑप्शन डी सराहना और विविधता। तो भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की जटिलताओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को साहित्यिक दृष्टि से देखें, या भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विषमताओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, या भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। यही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय भाषा में विविधता है। एक लाइन है कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पे बानी, यानी कि आप जैसे जहाँ भी आप हैं, मान लीजिए आप इधर पूर्वांचल साइड से बिलोंग करते हैं, तो आप जैसे ही अयोध्या से अयोध्या तक पहुँचते हैं और अयोध्या से आगे बढ़ने लगते हैं, आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगी। उधर अमेठी साइड थोड़ा और चेंज लैंग्वेज होगी, फिर आप उन्नाव साइड जाएंगे थोड़ा और चेंज होगी। मतलब लैंग्वेज क्या है, चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मतलब जो बोलियाँ हैं वो चेंज होती रहती हैं, हर जगह की बोली अलग अलग होती है। जैसे हम लोग की साइड जैसे बस्ती, आधी बस्ती में भोजपुरी बोली जाती है, फिर इधर जैसे ही शुरू होता है थोड़ा आगे इधर हरिया साइड, वहाँ से फिर ऐसे अवधी बोला जाने लगता है। फिर अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे जैसे उन्नाव साइड, उन लोगों की बोलियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मथुरा साइड या आगरा साइड में थोड़ी बोली अलग हो जाती है। तो क्या होगा, विविधता है भाषाओं में। ऐसे ही अगर आप स्टेट देखेंगे तो कहीं मलयालम बोली जा रही है, कहीं हिंदी बोली जा रही है, कहीं पंजाबी बोली जा रही है। तो विविधता है भाषाओं में। भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो इस विविधता को स्वीकार करें। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों की एक ही लैंग्वेज होगी, और सराहना करें उनकी जो समृद्ध साहित्य हैं उनको सराहना की दृष्टि से देंगे। हर भाषा में इतने सारे साहित्य हैं कि आप मतलब अगर पढ़ें तो काफ़ी कुछ आप बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो क्या होगा, आपको उसको सराहना की दृष्टि से देखना है। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, विविधता और सराहना। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और आप बताइएगा ज़रूर आपको क्लास कैसी लगी। आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपने स्कोर कमेंट कीजिएगा 15 में से आपने कितने सही किए। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तक डेली कंटेंट मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और हाँ, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं। ऑप्शन बी, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन डी, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो कविता पर आधारित आप प्रश्न पूछने लगे पहली कक्षा के बच्चे से, या बच्चे को आपने जो कविता सुनाई आप कहेंगे कि एज इट इज़ बिल्कुल जैसे शब्द सा सुनाइए आप, या बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। कौन सा ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपका आज का सेशन समाप्त हुआ। आप अपने स्कोर कमेंट कीजिएगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने सजेशन ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।